Hello aspirants, welcome back to our channel and in today's lecture we will discuss the practice questions for research aptitude. जैसा कि हमने आपको बताया था, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट ट्रेंड जो आपके एग्जाम में पूछा था उस पर बेस्ड हैं। चलिए आज अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च मीन्स या व्हाट इज रिसर्च। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिसर्च को बेस्ट इंडिकेट कर रही है। ए सर्च फॉर नॉलेज, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, सी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या डी नन ऑफ द अबव। आई होप आप सभी ने सही गेस किया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए सर्च ऑफ द नॉलेज। देखिए रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च दो वर्ड से बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, तो रिसर्च इज सर्चिंग अगेन, सर्चिंग फॉर नॉलेज। एक रिसर्च होता है मतलब आपका एक यू हैव टू सर्च अगेन फॉर द नॉलेज। तो सर्च फॉर द नॉलेज बेस्ट सुटेबल करता है रिसर्च को। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज उतने अप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज तो आपके आप जब नॉलेज को अपनी जो आप रिसर्च करके फाइंडिंग्स जो होती हैं आपको उसको जब कम्युनिकेट करते हो to solve a problem, that is distribution of knowledge. And acquisition of knowledge is जो आप data collect करते हैं, that is the acquisition of knowledge. But research is a broader term जो आप होता है search for knowledge. देखिए रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एक जर्नी है। ठीक है, एक जर्नी है ये, जो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नोन होंगी। ठीक है, तो आपको नोन कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अननोन होंगी। तो ये जो नोन चीज़ें हैं यहाँ से आपका एक जर्नी होती है टू दी अननोन जो आपको नोन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी रिसर्च हो जाती है। ओके, तो आई होप आप इससे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत बार क्वेश्चन आता है रिसर्च के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपसे दोनों तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का या इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। ऑप्शन ए है बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल assumptions एंड सैम्पलिंग, बी है ऑप्शन इंफॉर्मेशन यूज्ड टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस, सी है डेवलप कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग ये सभी जो हैं, चाहे वो हाइपोथेटिक अजम्पशन बनाना हो, सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करना हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आपको यूज करना हो टू मेक एक्यूरेट डिसीजन, या फिर आपको कंसेप्ट और थ्योरीज डेवलप करना हो, ये सभी पार्ट हो जाते हैं रिसर्च के। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। Third question is the UGC had made it compulsory for every teacher to participate in seminar because। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों का ब्लेंड करके क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग हो आपके कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए, कभी कभी एक से ज्यादा यूनिट से मिक्स करके हाइब्रिड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपसे ये भी पूछ लिया गया कि यहाँ पे एवरी टीचर, यूजीसी ने कुछ नॉर्म बनाए हैं, तो ये आपका एक तरह से हायर एजुकेशन से भी कनेक्ट हो गया यूजीसी की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी हो गया, और सेमिनार कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप इन सब का डिफरेंस आप पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो आपको उसी के बेसिस पे सॉल्व करना होगा। ये आपके कंसेप्ट बेस्ड टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है द टीचर इज द नेशन बिल्डर, द ऑप्शन बी टीचर अवेकन्स द नेशन, सी टीचर इज ट्रांसमिटर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डी टीचर इज बिल्डर ऑफ यंग जनरेशन। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टीचर द नेशन बिल्डर। देखिए जो यूजीसी है उसने कंपलसरी करा है टीचर को सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज दे बिलीव टीचर इज अ नेशन बिल्डर। जो आपकी नेशन है उसकी जो नींव रखी जाती है वो टीचर्स रखते हैं, क्योंकि वो एक अगली जनरेशन को एजुकेट करते हैं। ठीक है, तो उनके उनकी नॉलेज एंड स्किल डेवलप करते हैं, इसलिए उन्हें नेशन बिल्डर बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यूजीसी believes the teachers are the nation builders.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्चेस, इनमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है रिसर्च का? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सब लोग इसका आंसर कर लेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये तीनों ही पार्ट हैं आपके एथिकल प्रिंसिपल के। इसके अलावा और कौन से एथिकल प्रिंसिपल होते हैं? इसके अलावा आपके पास होता है फेयरनेस, फेयरनेस होता है आपके पास, और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा आपके पास होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारे आपके एथिकल प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो ये सब आपको जो रिसर्च है उसमें आपको कंडक्ट करते वक्त ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही एंड अलॉन्ग विद दीज थ्री जो मैंने अभी आपको बताया, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सब आपके रिसर्च के एथिकल प्रिंसिपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली द डेटा ऑफ रिसर्चेस। तो डेटा जनरली रिसर्च का कैसा होता है? ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव ओनली, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव ओनली, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए आपके रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसमें कुछ नंबर्स का खेल होता है, जिससे आप कुछ नंबर्स में आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, दोज आर क्वांटिटेटिव डेटा। एंड क्वालिटेटिव डेटा वो होते हैं जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, जिससे आप बहुत सारे अपनी क्या कहते हैं क्वालिटीज जैसे कि ब्यूटी और नॉलेज, इंटेलिजेंस, इन सबको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं वो क्वालिटेटिव डेटा के थ्रू करते हैं, और जो नंबर बेस्ड होते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस होती है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो जो रिसर्च होती है आपकी वो जनरली दोनों मिक्सड होती है, वो कंप्राइज्ड होती है दोनों की, उसमें दोनों हो सकते हैं। देखिए आप क्वालिटेटिव स्टडी भी करते हैं, आप जनरली अगर आपको प्रॉब्लम अननोन है तो आप उसको पहले प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन जब आपको उसके पास थोड़ा सा आपके पास कलेक्शन हो जाता है, आपको एक चीज एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उसकी, तो आप उस पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप क्वांटिटेटिव सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। और या कोई प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह की डेटा को स्कैन कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी इनसाइट्स ले सकते हैं, उसके बेसिस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो जनरली इन रिसर्च में रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, बट जनरली जो डेटा होता है वो मिक्सड होता है, उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? समटाइम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रायर टू डेटा कलेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड बाय। तो बेसिकली इसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है, ये मेथोलॉजी है जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को, कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर को प्रायर डेटा कलेक्शन के रिकमेंड नहीं करती है? मतलब डेटा कलेक्शन के पहले आप रिव्यू लिटरेचर करें, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय दिस थ्योरी और मेथोडोलॉजी। ऑप्शन है आपके एथनोमेथोलॉजी, ऑप्शन बी ग्राउंडेड थ्योरी, ऑप्शन सी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, या ऑप्शन डी फेमिनिस्ट थ्योरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? बेसिकली आपके जो डेटा से आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा के बेस पे आप डायरेक्ट कोई आपकी क्या कहते हैं थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। तो दिस ग्राउंडेड थ्योरी इज समटाइम्स कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू को डेटा कलेक्शन से पहले रिकमेंड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which research paradigm is least concerned about generalizing its finding। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे हमें मोस्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है लीस्ट कंसर्न। सब ऐसा कौन सा रिसर्च पैराडाइम है जो लीस्ट कंसर्न है जनरलाइजिंग को लेके? ऑप्शन ए है मिक्स्ड रिसर्च, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन डेप्थ स्टडी करता है, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और मीनिंग को समझने के लिए, ठीक है, तो ये जनरली उसी पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएटेड रहती है, प्रॉब्लम भी और उसके रिसर्च सॉल्यूशंस भी, ये जनरलाइज नहीं होते हैं। हाउएवर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जो आपका डेटा ड्रिवन होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में होता है,
वो आप एक ब्रॉडर लेवल पे भी आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं उसकी फाइंडिंग्स को, ठीक है। तो जैसे कि आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, या कोई और लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई और यूनिवर्सल लॉ हो गया, तो वो आपके हर जगह अप्लाई होते हैं क्योंकि उनको क्वांटिटेटिवली प्रूवन किया गया है। बट बाकी चीजें जैसे जो क्वालिटेटिव होती है वो जनरली जनरलाइजेबल नहीं होती है, लीस्ट कंसर्न होती है जनरलाइज, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसफिकल रिसर्च इज आल्सो नोन एज, तो फिलोसफिकल रिसर्च को और क्या कहते हैं? ए कंसेप्चुअल रिसर्च, बी एम्पिरिकल रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च या डी फंडामेंटल रिसर्च। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिलोसफिकल रिसर्च को कंसेप्चुअल रिसर्च भी कहते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड पैराडाइम मींस, तो आपने वर्ड सुना होगा पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? A type of sampling, a theoretical framework, a branch of chemistry, being forced to do something. Paradigm means a theoretical framework. कोई भी आप assumption लेके चलते हैं, एक set of beliefs हैं, assumptions हैं, values हैं, method जो guide करती हैं आपको आपकी research में। इस word को कौन कहता है? थॉमस कुन ने in the structure of scientific revolution in 1962। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी factual questions भी पूछे जाते हैं research methodology से, तो इन दैट केस आपको ये याद रखना है कि ये ऐसा सेट ऑफ बिलीव्स एंड अजम्पशन, जो आप एक बिलीव एक सेट ऑफ अजम्पशंस लेके चलते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, वो आपका पैराडाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू, तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यूइंग, ऑप्शन बी अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या डी एक्सेप्टेबल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एपिस्टेमोलॉजी इज एक्सेप्टेबल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें कोई एक्सेप्टेबल पीस ऑफ नॉलेज है, ठीक है, सोर्स है, लिमिट्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कंसर्न करती है विद द नेचर, सोर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, ठीक है, दैट इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रिटेटिविज्म रिफर्स टू, इस टर्म का क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्योरली द प्योरली सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन बी an epistemology advocating understanding humans as social actors, see the belief that social sciences cannot use natural science method, या D looking at phenomena and making up interpretation। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी हियर, ठीक है। इंटरप्रिटेटिविज्म मींस एन एपिस्टेमोलॉजी एडवोकेटिंग अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस एज सोशल एक्टर्स, ठीक है। तो ह्यूमंस को यहाँ पे एक्टिव सोशल एक्टर्स बताया गया है, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो आपके एक्टिव सोशल एक्टर्स हैं। मीनिंग जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, जो किसी कंटेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये अपोजिट होता है पॉजिटिविज्म का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंटरप्रिटेटिविज्म इज द अपोजिट ऑफ positivism. Next question. But before we move on to next question, first do like, share, and subscribe to the channel, and like and share this video if you are gaining some knowledge, as well as do write your doubts in the comment section so that we can respond to that as well. So question number 12 is ex post facto research means, ex post facto research क्या होती है? देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आप ऑप्शंस को देखते हैं। रिसर्च कैरीड आउट आफ्टर एन इंसिडेंट टेक प्लेस, रिसर्च कैरीड आउट बिफोर द इंसिडेंट टेक प्लेस, रिसर्च कैरीड आउट ड्यूरिंग द इंसिडेंट टेक प्लेस, ठीक है, या रिसर्च कैरीड आउट कंसिडरिंग पॉसिबल इंसिडेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो इज लैटिन फॉर आफ्टर द फैक्ट, मतलब कोई भी फैक्ट या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बाद का, लेटर स्टेज में, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आपको यहाँ पोस्ट से याद रखना है कि पोस्ट ऑफ द इंसिडेंट या कोई भी फैक्ट के बाद की बात है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है, फॉर एग्जांपल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो वो पोस्टमार्टम आफ्टर द बॉडी इज डेड, उसके बाद उसका जो रिसर्च कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स उसको उसकी कॉज ऑफ डेथ को जान रहे हैं, दैट विल बी इन एक्स पोस्ट फैक्टो का एग्जाम्पल। या फिर एक दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद उस जगह की बाद में वहाँ पर अगर वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो छवरी छानबीन कर रही है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक पर्टिकुलर इवेंट के ऑकर हो जाने के बाद देन उसकी आप उसके उस रिसर्च को आप कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, इवेंट के ऑकर होने के बाद। तो आफ्टर पोस्ट वर्ड सबको याद रखना है, आफ्टर द इवेंट इज ऑकर्ड या फिर आफ्टर द फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑप्शन ए investigation and generalization of past event, B description, recording, analysis and interpretation of present condition, C deliberate manipulation of variables, D none of the above। राइट आंसर यहाँ ऑब्वियसली विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करती है, आपकी प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। तो मैनिपुलेशन तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन के फैक्ट को। और दूसरी बात यह है कि ये रिसर्च जो होती है वो आपकी जनरलाइजेबल नहीं होती है। बेसिकली ये रिसर्च आपकी जो होती है ये बस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। तो आप रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एज इट इज इन दी प्रेजेंट कंडीशन। ये फ्यूचर ओरिएंटेड या पास्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रेजेंट कंडीशंस पे वर्क करती है। तो ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ से देखिए आपके कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, ठीक है ना। तो ऐसे आप अगर याद करेंगे तो आपको हो सकता है ये याद ना रहे, बट ऐसे अगर आप समझेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है तो आप इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसमें देखा है प्रेजेंट कंडीशन, तो वो होगा, ठीक है, नॉट जनरलाइजेबल, ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स है। तो हिस्टोरिकल मेथड्स आपको बताने हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, बी हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग, सी स्कूल सर्वे एंड सोशल सर्वे, डी सर्वे एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन है सर्वे। तो इसमें से हिस्टोरिकल मेथड कौन से होंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये तो इम्प्लाइड है, बेसिकली हिस्टोरिकल मेथड यही होगा ऑब्वियसली ये सब में, क्योंकि बाकी तो आप रियल टाइम में करते हैं, जैसे स्कूल सर्वे हो गया या फिर क्वेश्चन के थ्रू आप कोई सर्वे करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, एनालिसिस लॉ एंड गवर्नेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग, ये सब आपका जो होता है ये आपका हिस्टोरिकल मेथड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज फंडामेंटली रिलेटेड विद। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च किससे रिलेटेड है? ए सैंपल, बी स्टैटिस्टिक्स, सी टेंडेंसी, डी यूनिक्स। सो राइट आंसर will be ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शन स्टडी आपके सैंपल से है रिलेटेड है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन रिसर्च होती है एक, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शन रिसर्च क्या करती है कि एट अ सेम टाइम, टाइम यहाँ पे सेम रहता है, और उसके बाद मल्टीपल आपके सैंपल्स को ये ट्रीट करती है एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है एट अ सेम पॉइंट इन टाइम, ठीक है। डिफरेंट डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, आपका सैंपल का जो ग्रुप है वो सेम रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल इजी उसमें समझाता हूँ। एक मूवी थी बॉयहुड विच इज ऑस्कर नॉमिनेटेड विनर ऑल्सो। तो बॉयहुड में क्या होता है कि वो पूरी मूवी को जो है डायरेक्ट करते हैं तो वो सेम ही एज के ग्रुप, 12 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने सेम बॉय को बड़े होते होते रिकॉर्ड करा है पूरी मूवी में। एंड देन तो वो ओवर द टाइम उसी इस बॉय पे फोकस करा, एंड उसी चाइल्ड को जब बड़ा हो गया, एंड सेम एक्टर प्लेड दैट रोल फ्रॉम हिज बॉयहुड एज टू यंगहुड, अडल्टहुड। सो बेसिकली, ठीक है, ये आपका एक हो गया। तो अगर आपका ग्रुप ऑफ सैंपल जो सैंपल है वो सेम है, बट उसको ओवर द टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल।
बट अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ स्टडी करें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ओके, तो आई होप इस एग्जांपल से आप याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल से उसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड आर। देखिए अभी तक तो रिसर्च के ही आते थे क्वेश्चंस, अब रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, अब हिस्टोरिकल रिसर्च से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ऑप्शन बी कलेक्ट डेटा, ऑप्शन सी क्रिटिसाइज द डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आइए जरा इसके स्टेप्स देख लेते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है, तो इससे है ना आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप अगले अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है या स्टेप्स को अरेंज करना होता है हिस्टोरिकल रिसर्च को, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो स्टेप वन है आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, तो वही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन जनरल रिसर्च में जो हम करते हैं वही है। स्टेप टू कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस और डेटा, तो जैसे हम इसमें नॉर्मल डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस जो आपके डायरीज हैं, डायरी एंट्रीज हैं, या जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, स्टोन्स हो गए, उसके बेसिस पे। ठीक है, एंड देन क्रिटिसाइज द डेटा इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स में आ जाते हैं, हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों पॉइंट मतलब ये स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जस्टिफाइबल साइंटिफिक लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक रेफरेंसेस जो आपके हैं उनकी लिस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडेक्स, बी बिब्लियोग्राफी, सी रेफरेंस, या डी कंटेंट्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बिब्लियोग्राफी। आई हो आई अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर आंसर है वो बिब्लियोग्राफी क्यों है, रेफरेंसेस क्यों नहीं है। द रीजन इज द क्वेश्चन में पूछा गया लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस। ठीक है, ये ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में अंतर क्या होता है? जो आपके रेफरेंस होते हैं वो आपके डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं आपके रिसर्च पेपर। फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है जो आपने लिखा है, तो उसमें जो आप इंडेक्स साइटेशन करते हैं वो सारे ही आपके रेफरेंसेस में होते हैं। बेसिकली जो आप साइट कर रहे हैं किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी थ्योरी को, वो सारे आपके रेफरेंस में आ जाते हैं। पर जो बिब्लियोग्राफी होता है ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें रेफरेंस तो आ ही जाते हैं, साथ में और भी रेफरेंसेस और भी सोर्सेज आ जाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी है साइटेड वर्क जो मैंने बताया, सिर्फ इतना पार्ट हो जाता है आपका साइटेड वर्ड वाले ये रेफरेंस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने कुछ साइट नहीं भी किया है बट आपने वहां से इंस्पिरेशन ली है, जैसे बुक्स, जर्नल, कोई यूट्यूब वीडियो देखी है, आर्टिकल देखा है, ठीक है, वो सब पार्ट हो जाते हैं आपके बिब्लियोग्राफी का। हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस, जितने भी रेफरेंस होते हैं चाहे वो आपके इंटेक्स्ट हैं या नहीं है, तो वो आपके बिब्लियोग्राफी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when writing their narratives, many historical research prefers to use A. Historical manual of style. Option B. Chicago Manual of Style. Option D. Option C. Publication of Manual of APA 1994. Option D. Historical Manual of Style. ये तो सेम ही ऑप्शन दे दिया, शायद दोबारा गलती हो गई। एनीवे चलिए देखते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, शिकागो स्टाइल जो होता है वो प्रेफर करते हैं जब हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर लिखे हैं। आजकल एक्चुअली आप अब तक आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च से, जैसे पहले के टाइम पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स और उनसे क्वेश्चन आ जाते थे। जैसे डिस्क्रिप्टिव है तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल है वो एक्सपेरिमेंट करता है, प्री एक्सपेरिमेंटल, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल, ये सब क्वेश्चन आते थे। बट रिसेंट टाइम में क्वालिटेटिव स्टडीज, जो क्वालिटेटिव स्टडी है उनके टाइप्स हैं, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, नेगेटिव रिसर्च हो गया, ठीक है, और एथनोग्राफिक हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपकी प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च को निगलेक्ट नहीं करना, उसे और ध्यान से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन कैन बी यूज्ड इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो इसमें से कौन सी आप रिसर्च रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं एब्रिविएशन? ऑप्शन ए है I.E. ऑप्शन बी SEC डॉट फॉर सेकेंड, अच्छा फॉर सेकेंड, YR फॉर ईयर, MO फॉर मंथ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा IE, चूंकि इसका इट स्टैंड फॉर करता है, IE स्टैंड फॉर दैट इज ऑल, लैटिन में से करना है इडेस्ट। ठीक है, ये आप रिसर्च में यूज कर सकते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड है एकेडमिक रिसर्च में। ये जो हो गया आपका
ईयर या मंथ को जो शॉर्ट फॉर्म में आपने करा है सेक्शन ईयर और मंथ को, ये अवॉइड करना चाहिए रिसर्च रिपोर्ट में। ठीक है, ऑल्सो एक्सेप्टेबल क्या है, आई दैट इज के अलावा ईजी एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, एट ऑल आप यूज करते हैं अगर एक से ज्यादा ऑथर होते हैं। ठीक है, वी एच डॉट करते हैं वर्सेस के लिए, मतलब एक से दूसरे का कंपेरिजन जब आप दिखाते हैं तो ये सब, तो ये आप यूज कर सकते हैं, बट ये बाकी तीन जो है ये अवॉइड अवॉइड करें अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, जितनी जल्दी अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आप सब सही आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन 20 इज 9-year-old children are taller than 7-year-old old children. This is an example of inference drawn from. कैसी स्टडी से ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है? ठीक है, वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, टाइम सीरीज स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो अगेन यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है 9-year-old का, ठीक है, 9-year-old चिल्ड्रन, और दूसरा है आपके 7-year-old चिल्ड्रन। आप इन्फ्लुएंस बता रहे हैं कि 9 ईयर जो है वो टॉलर है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू 7 ईयर एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे आप बता रहे हैं जब वो 9 ईयर के हैं जब, और वो दूसरे 7 ईयर के हैं, तो ये पार्ट आपका क्रॉस सेक्शन स्टडी का हो जाएगा। आप ओवर द टाइम नहीं देख रहे कि 7, आप ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 ईयर के स्टूडेंट आज ईयर के आज चिल्ड्रन है जो 3 साल बाद या 2 साल बाद 9 ईयर के हो जाएंगे, या 3 साल बाद 10 ईयर के हो जाएंगे और उनकी हाइट बढ़ जाएगी, ये नहीं देख रहा। अगर ऐसा होता तो ये टाइम, तो ये आपका वैसा हो जाता लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। बट यहाँ पे आप दो ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर रहे हैं कि एक की हाइट कम है जो एज में कम है, और एक की हाइट ज्यादा है जो एज में ज्यादा है, तो ये आपकी क्रॉस सेक्शन स्टडी हो जाएगी। आई होप ये एग्जांपल से भी आप और बेटर समझ पाए होंगे क्रॉस सेक्शन वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बिब्लियोग्राफी इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट बिब्लियोग्राफी। इट शोज वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर, it helps those interested in further research, it has a relevance to the research work, option D all of the above। नो डाउट जी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बिब्लियोग्राफी जो होती है वो क्या शो करती है कि रिसर्चर की वास्ट नॉलेज को, क्योंकि उसने साइट करा है बहुत सारे आर्टिकल्स को रेफरेंसेस के थ्रू या वैसे भी, ठीक है, तो उसने कितनी अच्छे तरीके से अपने रिसर्च को डिस्क्राइब किया है थ्रू बिब्लियोग्राफी, विद द हेल्प ऑफ बिब्लियोग्राफी ऑल्सो, ये हो जाएगा। देन देयर इज फर्दर इंटरेस्ट, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो उस लिंक्स पर जाकर उन आर्टिकल्स पे जाकर उनको इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेलिवेंस आपका शो करती है, आपके रिसर्च का रेलिवेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर सेम बात कर रहे हैं, मतलब आपकी जो जो भी आपने थ्योरी डेवलप करी है उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका रिसर्च वर्क कुछ हद तक रेलिवेंस भी उससे होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। Next question is which type of interview follows a set of specific questions that are worked through systematically? Option A unstructured interview, option B semi-structured interview, option C structured interview, option D none of the above। तो इस स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे है उस इंटरव्यू को कौन सा इंटरव्यू कहते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें आपके प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं और उनको सिस्टमेटिकली ऑर्डर में ही पूछा जाता है रिस्पोंडेंट से, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक कैजुअल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके कोई भी पहले से डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते हैं और आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू एक मिक्स इंटरव्यू होता है जिसमें कुछ एलिमेंट फिक्स होते हैं, सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछने ही पूछने हैं उसी ऑर्डर में, एंड देन कुछ क्वेश्चंस आप इन जनरल भी पूछ लेते हैं रिस्पोंडेंट से, just to improve your knowledge और about the topic or anything else, जिन लोग किसी और कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। it could be either to improve your knowledge as a data collector or to make the respondent more comfortable with your questions, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बीच का होता है सेमी स्ट्रक्चर, बट जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, आइए उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, सेम क्वेश्चन सारे रिस्पोंडेंट से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड हैं क्वेश्चन, तो जिस भी रिस्पोंडेंट से पूछेंगे क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो कंसिस्टेंट हैं, आपके क्वेश्चंस के ऑर्डर और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, और आपस में जब आप एक रिस्पॉन्स को दूसरे रिस्पॉन्स से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि
किसी ने उसको सपोज किसी क्वेश्चन को का आंसर ये दिया, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, तो आप वो कंपेरेबल होंगे क्योंकि उनके क्वेश्चन सेम है। एंड लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव स्टडी में इसका यूज किया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है, तो आप फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में। Next question is, which research design involves theory and analysis that highlights the difference between men's and women's lives? Option A, ethnological. Option B, feminist. Option C, simulation. Option D, none of the above. तो राइट आंसर ये विल बी ऑप्शन नंबर बी, फेमिनिस्ट रिसर्च। ये जो फेमिनिस्ट रिसर्च होती है, जेंडर रिलेशंस, इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैन एंड वुमेन के कंपैरेटिव में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन पे बेस्ड होती है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल इश्यूज इन रिसर्च रिफर्स टू। तो जो भी एथिकल इश्यूज आते हैं, एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है रिसर्च का फ्रॉम मॉडर्न पर्सपेक्टिव। जो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एथिक्स का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले भी, और अभी एक क्वेश्चन फिर आ गया है। तो एथिकल इश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर रिसर्च में उसे रेफर कैसे करते हैं? ऑप्शन ए एक्सियोलॉजी, ऑप्शन बी थियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्टोलॉजी, ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, जिस टॉपिक के पीछे आपका ओलॉजी लगता है वो आपका स्टडी हो जाता है या कोई ब्रांच हो जाती है किसी साइंस की। ठीक है, यहाँ पे एक्सियोलॉजी हो जाएगा ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द वैल्यू एंड एथिक्स। ठीक है, वैल्यू सिस्टम और एथिक्स के बारे में डील करते हैं इसमें। ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपके रिसर्च में कैसे यूज होता है, जैसे रिसर्च कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन का इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए रिसर्च में। ये सारी फिलोसफिकल वैल्यूज हैं जो आपको रिसर्च में रिसर्च करते वक्त ध्यान देनी होती है एज अ रिसर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉजिटिविज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम। किस फील्ड ऑफ स्टडी से पॉजिटिविज्म ओरिजिनेट हुआ है? सोशियोलॉजी, साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, एस्ट्रोलॉजी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर here will be ऑप्शन नंबर ए, सोशियोलॉजी। ठीक है, पॉजिटिविज्म इंट्रोड्यूस किया था अगस्त कॉमेट ने, हु वाज फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ स्टूडेंट सबमिट देयर ओन प्रीवियस वर्क विदाउट परमिशन, इट इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए मोजाइक प्लेगरिज्म, बी डायरेक्ट प्लेगरिज्म, सी एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, या डी सेल्फ प्लेगरिज्म। तो उन्होंने अपना ही प्रीवियस वर्क या ओन प्रीवियस वर्क सबमिट किया विदाउट परमिशन। ठीक है, विदाउट कंसेंट, विदाउट प्रॉपर साइटेशन या ऐसा कुछ। तो ऑप्शन डी हियर विल बी राइट। सेल्फ प्लेगरिज्म का होता है आप अपना ही काम दोबारा शोकेस करते हैं इन द इन कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म। तो डुप्लीकेशन हो जाता है यहाँ पर, डुप्लीकेशन पब्लिकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, रीयूजिंग आवर ओन वर्क। ठीक है, विदाउट डिस्क्लोजर, आप प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप अपना ही काम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस को घुमाकर एग्जांपल्स के थ्रू भी पूछा जाता है। और अगेन यहाँ पे स्टूडेंट को यूज किया गया है वर्ड को, आप कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम में यूज, पर उन्होंने स्टूडेंट कर अगर करा तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं से टीचिंग और रिसर्च को मिक्स करके पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप डिफरेंशिएट कर पाए क्वेश्चन को, समझते हो वो किससे पूछे जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे तो सारे ऑप्शंस प्लेगरिज्म से रिलेटेड है, तो इट विल बी इजी फॉर यू कि होम वर्क है तो फिर वो सेल्फ प्लेगरिज्म होगा। बट अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं बाकी तीन, वो थोड़ा टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड होते, तो कहीं ना कहीं आपको लगता कि ये क्वेश्चन जो है वो कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड का तो नहीं है, तो आप उसके हिसाब से इसे लगाते इसका टिक करते। बट यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये तो रिसर्च से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी टिक किया होगा। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि वो हाइब्रिड क्वेश्चंस दे रहे हैं आजकल, जिसमें आपको टीचिंग और रिसर्च को आपस में मिक्स कर दिया, या टीचिंग और हायर एजुकेशन को मिक्स कर दिया, पीपल एंड एनवायरनमेंट और रिसर्च को मिक्स कर दिया, ऐसे करके भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन। द रिसर्च एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन, तो फटाफट एप्लीकेशन पे कौन सी रिसर्च आती है, जिसको भैया कोई प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए? ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च, ऑप्शन बी एम्पिरिकल रिसर्च, ऑप्शन सी कंसेप्चुअल रिसर्च, ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एक्शन रिसर्च। देखिए पहले हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इससे आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा बाकी रिसर्च का। एम्फेरिकल रिसर्च आपका होता है डेटा ड्रिवन, ठीक है। कंसेप्चुअल रिसर्च होता है, अभी हमने आपको पढ़ा था फिलोसॉफिकल। फंडामेंटल रिसर्च होता है प्योर रिसर्च, जो आपका बेसिक से होता है, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च होता है, वो आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च होता है, और रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में होता है। एक और चीज, एक्शन रिसर्च होती है, उससे क्या कहते हैं, वो मोस्टली एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज होती है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो अगर कल को कोई एग्जांपल दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, पूछा जाता है इस प्रॉब्लम के लिए कौन सी रिसर्च ठीक रहेगी, तो हाई चांसेस है कि वो इंडिकेट कर रहा होगा एक्शन रिसर्च को। इसका साइक्लिक प्लान भी देख लीजिए, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के, तो ये आपको साइक्लिकल इसका ये फ्रेमवर्क भी याद रखना है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। एक और अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको, एक्शन रिसर्च से कर्ट लविन जुड़े हैं। जो कर्ट लविन है, जिन्होंने फील्ड फोर्स थ्योरी दी है, अनफ्रीज रिफ्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है, अनफ्रीज चेंज और रिफ्रीज चेंज मैनेजमेंट का, वही एक्शन रिसर्च से भी जुड़े हैं, तो कर्ट लविन आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी नॉलेज इनसाइट्स मिल गए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कौन से रिसर्चर एसोसिएट है, या फिर ये साइक्लिक प्रोसेस पूछ सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ओके। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और जनरली एजुकेशनल सेटिंग्स में इसका यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल्स रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है रिगार्डिंग एपीए। एपीए फॉर्मेट होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एक स्टाइल है रेफरेंसिंग की, आप जो लास्ट में रेफरेंस देते हैं, तो उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन नीचे चूज करना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट है। देखिए इन्वर्टेड ऑथर्स नेम, मतलब ऑथर्स नेम इन्वर्टेड मतलब पहले सरनेम आएगा, एक एक करके समझते हैं। इन्वर्टेड ऑथर नेम मतलब पहले सरनेम आएगा फिर इनिशियल्स आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम है ए बी, ठीक है, तो आपका बी सरनेम है तो बी पहले आएगा, बी कॉमा ए, ठीक है। दूसरा है इटैलिक, और फिर अगला है इटैलिसाइज्ड स्टाइल्स ऑफ लॉन्गर वर्क। तो बेसिकली जो लॉन्गर वर्क्स है, मतलब आपका बुक्स है, जर्नल्स हैं, उनका जो नाम है वो आपका इटैलिक होता है, ठीक है, उसे ट्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट, अरेंज रेफरेंसेस अल्फाबेटिकली, तो ये तो आप ऑब्वियसली चाहे अल्फाबेटिकली तो आप अरेंज करेंगे ही उसको, ठीक है, सरनेम के बेसिस पे ऑब्वियसली, क्योंकि सरनेम पहले आ रहा है, तो किसी का सरनेम सपोज ए से शुरू है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रेफरेंस जो है वो सबसे वन ऑफ द टॉप में होगा वो, ठीक है। अब वहीं किसी का नाम ए से है पर सरनेम एस से शुरू है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अरुण शर्मा है, तो जो शर्मा है जो कि एस से शुरू है सरनेम, और सरनेम पहले आता है, तो उसका रेफरेंस काफी नीचे जाएगा अल्फाबेटिकली जब आप अरेंज करेंगे, क्योंकि सरनेम के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो रहा है, ठीक है। डू नॉट इटैलिसाइज आर्टिकल, एसे और टाइटल्स, इसको इटैलिसाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे वैसे भी देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, जब आपको पता है कि इनमें से जब आपको ऐसा लगे कि दो ऑप्शन जो हैं वो ऑल्टरनेटिव दिए हैं, आइदर या तो लॉन्गर वर्क्स को इटैलिसाइज कर सकते हैं आप, या फिर शॉर्टर वर्क्स को कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 और 3 साथ में नहीं आना चाहिए, तो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। अब ऑप्शन ए में 1 और 2 ही आ रहा है, बी में ज्यादातर आ रहे हैं मैक्सिमम 2, 3, 4, तो आप एक गेस वर्क अगर लेना चाहे तो वो भी ऐसे ले सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली, ठीक है। चलिए ये मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने की एक और बेसिक ट्रिक बता रहा था, रादर देन दैट आपको ये याद रखना चाहिए कि एपीए में आपको कैसे स्टाइल, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो सरनेम पहले आता है, जो लॉन्गर टेक्स्ट होता है उसको इटैलिसाइज करते हैं और अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ओके सो ये दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और ये उन सारे क्वेश्चंस की एक वन लाइनर समरी है। जैसे हमने रिसर्च का मीनिंग देखा था, तो सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज इज रिसर्च, ठीक है। पैराडाइम का मतलब देखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, एंजियोलॉजी, पॉजिटिविज्म, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे न्यू टर्म्स आज हमने देखे हैं, ठीक है।
बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में अंतर देखा है, क्रॉस सेक्शन वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में देखा है, सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में अंतर देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्शन रिसर्च, ये हमने आज डिटेल में पढ़ा है थ्रू अवर क्वेश्चन सेट। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी रिसर्च का ऐसा टॉपिक है तो जो आपको क्विक रिवीजन आपको चाहिए या आपको उसको समझना है, उसमें आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सो विल मेक अ 5 minute शॉर्ट्स ऑन दैट टॉपिक एज वेल, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के MCQs एंड PYQs। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।